ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था। साइलेंस प्लीज। क्वेश्चन 13 सॉल्व किया था एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन व्हिच इज 16 क्वेश्चन। ठीक है, 16 भी एग्जैक्टली देखा जाए तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट द पॉइंट इज उसमें एक नया पॉइंट है। नया पॉइंट क्या है, मैं आपसे पहले आगे मतलब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। प्लीज टेल मी, कैन माई ट्रायल बैलेंस हैव अ सस्पेंस अकाउंट? अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है, इसका मतलब कहने से एरर्स तो पक्का है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सस्पेंस को जीरो करूं। व्हाट इफ सस्पेंस जीरो नहीं हो पाया, तो क्या करना है? उसको नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे। अगर मान लेते हैं इस साल में गलती सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये सस्पेंस यहाँ देखेगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व सस्पेंस, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट जीरो। जीरो नहीं आ पा रहा था, मतलब कुछ को भी गलती थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी। तो क्या हम इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जैसे मैंने बोला कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसका मतलब सस्पेंस को कहाँ शो करेंगे? विल इट बी ट्रेडिंग, विल इट बी पीएनएल और विल इट बी बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। रीजन, ट्रेडिंग और पीएनएल में वो अकाउंट्स आते हैं जो नॉमिनल रहते हैं और उनको क्लोज किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग और पीएनएल। दैट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग और पीएनएल। एंड ऑफ द ईयर में ये करता है। बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, दैट मींस हम बैलेंस शीट में सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में था लेट्स से 1000, तो आपके लाइब्रेरी साइड में आएगा 1000। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगले साल नेक्स्ट ईयर प्लीज बताइए, नेक्स्ट ईयर आप सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। यू विल से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। अरे समझ में, यू विल से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। नाउ दिस इज वन अप्रोच, दैट इज द सस्पेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड द ओपनिंग बैलेंस विल बी 1000, राइट? बट हमेशा ऐसा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कोशिश किया बहुत ढूंढने की, नहीं मिला मुझे। और मेरे बैलेंस शीट में सस्पेंस देखा, ये मेरे को मैं चाहता ही नहीं। तो आई ऑल्सो हैव ऑल्टरनेट अप्रोच। ऑल्टरनेट अप्रोच क्या होता है? सेकेंड, इफ वी डोंट वांट टू carry forward suspense, then we can close it by transferring it to PNL। मतलब दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। सही, एक्चुअल में हमने क्या करना चाहिए, वो फर्स्ट ऑप्शन पिक करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मतलब अगर सस्पेंस ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में है तो सस्पेंस लाइब्रेरी में आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहता तो सस्पेंस एसेट में आता, और फिर नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करता नेक्स्ट ईयर, और फिर मैं सस्पेंस को वापस जीरो करने की कोशिश करता, अगले साल गलतियां ढूंढने की कोशिश करता। जल्दी बताइए, अगले साल अगर हम गलती ढूंढते हैं तो किसको रिप्लेस करना पड़ता है? नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना पड़ेगा थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद पीएनएल एडजस्टमेंट क्या करेंगे, व्हाट टू डू, एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये रहता है, जैसे अभी वापस एग्जांपल लेता, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है और सस्पेंस यहाँ पे आया 1000 का। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो मैंने क्या किया, पीएनएल के क्रेडिट में बाय सस्पेंस लिख के खत्म कर दिया। जल्दी बताइए, अब बैलेंस शीट में सस्पेंस दिखेगा क्या? बैलेंस शीट में सस्पेंस नहीं दिखेगा, राइट? जल्दी बताइए, पहला अप्रोच क्या था, कैरी इट फॉरवर्ड, मतलब बैलेंस शीट में शो करो। दूसरा, मेरे को दिखाना ही नहीं मेरे बैलेंस शीट में सस्पेंस, मैं चाहता नहीं कि कोई देखे मेरे अकाउंट में गलती हुई है, मैं इसको क्लोज कर दूँ। अब मुझे बताओ, क्योंकि मैंने सस्पेंस क्लोज कर दिया, क्या मैं अगले साल फिर भी रेक्टिफाई कर सकता हूँ कि छोड़ देंगे, गलती हो गई हो गई, छोड़ दो, अभी क्या, अभी की थोड़ी याद रखेंगे? ऐसा करेंगे क्या? नहीं, जाने नहीं देंगे। अगले साल गलती हुई तो हम रेक्टिफाई करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेना, मान लेते हैं आपने नेक्स्ट ईयर एक गलती हुई आपसे, और गलती ये हुई, आपको एक चीज समझ में आ गई कि रिसेट है ना, हाँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, ₹1000। प्लीज बताइए एरर क्या है, कौन सा एरर है? पोस्टेड मतलब कहने से सिर्फ उसके अकाउंट में गड़बड़ हुआ, पैसा मिलने की एंट्री बोलो।
पैसा मिलने के कैश टू ए, मतलब आप ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था लेकिन आप ए के क्रेडिट में गए नहीं, तो कहने से अब ए के क्रेडिट में जाना पड़ेगा। तो हम ए के क्रेडिट में जाएंगे और कितना लिख के आएंगे 1000, एंट्री क्या हो जाएगी सस्पेंस टू ए, पोस्टिंग बोलो इसकी, सस्पेंस के डेबिट में क्या लिखेंगे टू ए 1000, लेकिन ओपनिंग बैलेंस था क्या कुछ? नो, देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल तो क्लोज कर दिया उसको। कैसे क्लोज किया? पीएल में ट्रांसफर करके। दैट मींस वाज देयर एनी ओपनिंग बैलेंस? नो। अब मुझे बताइए पीएनएल में पुट करने से घूम फिर के इंपैक्ट किस पे पड़ता है? नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट जाता किसके पास? कैपिटल के पास। इन शॉर्ट यहाँ पे एक और एंट्री करनी पड़ेगी और वो रहेगा कि आप जो बैलेंस ट्रांसफर करोगे इसको भी आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। कैन यू प्लीज गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? कैपिटल टू सस्पेंस कितना 1000। अब आप बोलोगे सर क्या किया आपने, ये सस्पेंस आज तक को किया नहीं हमने। हाँ, कभी नहीं किया। जब तक वो बोलते नहीं है कि द डिफरेंस वाज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। अगर उन्होंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया मतलब कहने से उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं है। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया मतलब देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट ईयर, फिर भी आप सस्पेंस यूज कर रहे हो। तो मैंने पूछा पिछले साल क्या किया आपने, तो आपने बोला सर पिछला तो हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब पिछले साल तुमने पक्का नेट प्रॉफिट को छेड़ा है, नेट प्रॉफिट का ऊपर नीचे किया, राइट? तो नेट प्रॉफिट का अल्टीमेट इंपैक्ट कहां गया था? कैपिटल में। मैंने कहा फिर सस्पेंस का बैलेंस डाल दो कैपिटल में, खत्म हो गया बात। अल्टीमेटली घूम फिर के गया तो कैपिटल में ही था ना। अगर आपका प्रॉब्लम हुआ था, आपने अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करते, सपोज मान लेते हैं आप कैरी फॉरवर्ड करते, तो आप सस्पेंस यहाँ लिखते क्या? नहीं लिखते। तो कहने से आपका नेट प्रॉफिट बराबर आता और फिर आप सस्पेंस यहाँ लिखते तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखते बराबर है। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं, आपने क्लोज कर दिया। कैसे क्लोज किया? सस्पेंस पीएल में ट्रांसफर करके। इसका मतलब देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस नाउ, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस उसका ही आता है जो बैलेंस शीट में रहता है, तुमने बैलेंस शीट में लिया ही नहीं, तो देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस। व्हाट वेयर विल बी द डिफरेंस बी टेकन? इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, दूसरा एक और गलती ढूंढा मैंने, एक और गलती, अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस रुपीज 500। कैन यू प्लीज टेल मी फ्रॉम ए, एंट्री क्या रहेगी? अनरिकॉर्डेड परचेस, पिछले साल में एक परचेस की एंट्री करना ही भूल गया, परचेस टू ए। लेकिन क्या इसमें से कोई नॉमिनल है क्या? परचेस नॉमिनल है तो इसको रिप्लेस करेंगे किसके थ्रू? पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू। कितना? 500। चलो पीएनएल एडजस्टमेंट की पोस्टिंग बताओ। इसके डेबिट में क्या आएगा? टू ए 500। और पीएनएल एडजस्टमेंट का अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। कितना? 500। कैन यू प्लीज टेल मी द एंट्री? कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। मतलब इस बार आपको एक नहीं, आपको दो एंट्री ट्रांसफर की करनी पड़ेगी। सस्पेंस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा और पीएनएल एडजस्टमेंट को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? राइट? ये कब करना पड़ेगा बेटा? कब करना पड़ेगा? when the suspense account is not carried forward but is transferred to P&L। हमको कैसे मालूम पड़ेगा? दिया रहेगा। अच्छा, कुछ नहीं दिया रहा तो हम हमेशा यही फॉलो करते हैं, ऊपर वाला मेथड, ये वाला। उन्होंने पक्का कैरी फॉरवर्ड किया होगा, हम ऐसे ही मान के चलते हैं, राइट? जब तक वो बोलते नहीं है द बैलेंस वाज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, तब तक हम ये नहीं मानेंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो बस यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 16 पिक किया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन asked in the examination twice for 10 marks each। 10 मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है? दो बार पूछा गया, सेम किया गया। पहली बार उन्होंने हर हर अमाउंट में एक एक जीरो लगाया, सेकंड बार उन्होंने जीरो हटा दिया सबसे। मतलब अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस कितना दिया? 3000 दिया ना, यहाँ पे 30,000 दिया था पहले वाले क्वेश्चन में। सेकंड टाइम जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो उन्होंने 3000 कर दिया, एक जीरो गायब कर दिया उन्होंने, बस इतना ही। नाम भी सेम रखे उन्होंने, ठीक है? नाम तक चेंज नहीं किया उन्होंने। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले समझ में आया करना है क्या है, क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। अगेन उसने जैसे ही वर्ड दे दिया लास्ट ईयर, मतलब ये पक्का नेक्स्ट ईयर की एंट्री पूछ रहा है, बराबर? पिछले साल उसका ट्रायल बैलेंस वो टैली नहीं कर पाया। एंड रूट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल व्हिच इज द इंपॉर्टेंट वन। रूट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल मतलब क्या? जितना भी डिफरेंस आ रहा था उसने पीएनएल में डाल के खत्म कर दिया। मतलब क्या उसने सस्पेंस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड किया? क्या नहीं। मतलब देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, टैली नहीं होगा, फिर सस्पेंस का बैलेंस आप कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? आगे नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट ईयर की बात चलो, अब हम क्या करेंगे? दो अकाउंट्स, दो ट्रीटमेंट करेंगे। पहले अगर बिफोर रहता तो क्या होता, और नेक्स्ट ईयर रहेगा तो क्या होगा। समझ में आ रहा है? हम दो एंट्री करेंगे। चलिए दो अकाउंट्स बना के ट्राई करता।
एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ एक ही करना है आपको। चलिए करें स्टार्ट बेटा। ये है सेम फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज, डोंट प्रेजेंट दिस इन एग्जामिनेशन। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहली एंट्री क्या बोल रहा है, पहली एंट्री प्लीज रीड करो। परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, गिव मी द एरर। कौन सा एरर है, एरर कौन सा है? चार टाइप के एरर्स होते हैं, एक बार एरर्स बताइए कौन सा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग। प्लीज बताइए कौन सा एरर है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्यों? गाड़ी खरीदा आपने, डेबिट वर्ड कम्स इन, आप लगा रहे हो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। सही क्या है? स्कूटर। गलत क्या है? कन्वेंस। स्कूटर एज वेज बैलेंस, डेबिट। कन्वेंस एज वेज बैलेंस, डेबिट। सही अपने जगह पे, गलत रिवर्स। सही क्या है? स्कूटर। तो आइडियली एंट्री होनी चाहिए आपकी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस, बराबर आइडियल एंट्री। कितना अमाउंट है बेटा ये? 3000। बट क्या हम नेक्स्ट ईयर में एंट्री कर रहे हैं? क्या इनमें से कोई नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? कन्वेंस। रिप्लेस करो, एंट्री क्या रहेगी? स्कूटर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट रहेगा? 3000। बेटा अगर आपने ये नेक्स्ट ईयर रह गया ना आपसे रीड करना, तो आपको डायरेक्ट जीरो देगा, ठीक है। मतलब अगर आपने सब सारे एंट्री सही लिखे हैं, फिर वो डायरेक्ट जीरो देगा, क्योंकि आपने नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस नहीं किया। जो बेस कंसेप्ट था वो तो कंसेप्ट समझा ही नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करना, वो आपको एक भी मार्क देगा, ठीक है। सेकंड, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट। जल्दी बताइए, परचेज एज विच बैलेंस? डेबिट। ओवर मतलब क्या? ज्यादा। ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। परचेज को, डेबिट को कम करना मतलब क्रेडिट करना। डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। एंट्री क्या रहेगी? सस्पेंस टू परचेज। कितना अमाउंट है? 10,000। अगेन क्या इनमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? तो रिप्लेस करेंगे, एंट्री क्या रहेगी? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, अमाउंट 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पी एंटर्ड एज सेल। आपने जर्नल में गलती की या लेजर में गलती की? कहाँ लिखा है पोस्टिंग, डेबिटेड, क्रेडिटेड? कहीं लिखा है? नहीं। मतलब परचेज रिकॉर्ड एज सेल्स ऐसे हुआ है। याद है कैसे करते थे? सही अपनी जगह पे, गलत रिवर्स। पार्टी या सस्पेंस? आराम से सोचो। पार्टी। सस्पेंस कब आता है? हाउएवर पार्टीज अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड, ऐसा वर्ड आएगा। तो ऐसा बोला है क्या कहीं पे उसने? नहीं। तो इन शॉर्ट, थी परचेज की एंट्री, मतलब मैंने माल खरीदा था पी से, मैंने बोल दिया मैंने बेच दिया सी पी को, गलत हो गया नहीं है? राइट। तो अगेन सही क्या है प्लीज बताइए? परचेज। गलत क्या है? परचेज एज वेज बैलेंस, डेबिट। सेल एज वेज बैलेंस, क्रेडिट। सही अपनी जगह पे, गलत रिवर्स। पार्टी डबल अमाउंट। इज द पॉइंट हियर? एंट्री क्या रहेगी? परचेज सेल टू पी, अमाउंट है 2000। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट। क्या पी इंटू टू हो जाएगा? यस। तो अल्टीमेटली ये आएगा 2000, ये आएगा 2000 और ये आएगा 4000। जल्दी बताइए इनमें से कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या? परचेज सेल दोनों नॉमिनल है, राइट। तो हम एक ही नाम लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी, अमाउंट कितना? 4000। सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? आपने परचेज को सेल बोल दिया, क्या ये नॉर्मल एंट्रीज हम हमेशा कर चुके हैं? लगभग लगभग हर क्वेश्चन में ये आता ही है पॉइंट। एक ओवरकास्ट अंडरकास्ट आएगा, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा ही आएगा, और एक ये परचेज सेल की एंट्री आएगी, हमेशा से हर क्वेश्चन में लगभग आता ही है, ठीक है। डन एवरीवन। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, receipt of cash from A was posted to B's account as 1000। Again, the word is keyword posted। पहले मुझे एक नॉर्मल पैसा मिलने की एंट्री बोलो। कैश टू ए, आपने किसके अकाउंट में जाना चाहिए था? ए के अकाउंट में। आप गए क्या ए के अकाउंट में? नहीं। आप कहाँ चले गए?
बी के अकाउंट में। कुछ बोला है कौन से साइड में गए? नहीं। कुछ बोला है गलत अमाउंट लिखा? नहीं। मतलब आप बराबर साइड में गए, आप बराबर साइड में जाके 1000 लिख के आ गए। सही है। अब जल्दी बताइए, क्या बी के अकाउंट में आना भी चाहिए था क्या अपना? नहीं। बी को रिवर्स करो, तो बी को डेबिट करेंगे, और एक्चुअल में सही आपने कहाँ जाना चाहिए था? ए के अकाउंट। तो बी को करेंगे डेबिट, ए को करेंगे क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू ए। समझ में आया सबको? ये एंट्री क्या होगी? बी टू ए। फोर्थ पॉइंट, कितना अमाउंट है? 1000। अगेन इनमें से कोई नॉमिनल है क्या? तो सेम एंट्री आएगी, एंट्री रहेगी बी टू ए 1000। क्लियर पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट मूविंग अहेड, फिफ्थ पॉइंट, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम सी वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। जल्दी बताइए, नॉर्मल पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? कैश टू सी, तो सी के कौन से में जाना चाहिए? क्रेडिट। अगेन द वर्ड यूज्ड इज पोस्टेड, मतलब पक्का उसके लेजर में ही गलती हुई। तो आपने सी के अकाउंट में जाना चाहिए था, और सी के कौन से में जाना चाहिए था? क्रेडिट में। आप कहाँ चले गए? डेबिट में। रॉन्ग साइड है ना ये? रॉन्ग साइड हमेशा डबल अमाउंट आता है। एनीवेज, डेबिट में जाना नहीं चाहिए था, तो पहले अगर मैं क्रेडिट में लिखूँ 500, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? जीरो। मुझे जीरो नहीं चाहिए, मुझे 500 क्रेडिट में चाहिए। तो अल्टीमेटली सी को कितने से क्रेडिट करना पड़ा, प्लीज बताइए? 1000 से। डेबिट के लिए क्या रहेगा? सस्पेंस। एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू सी, कितना अमाउंट? 1000। रॉन्ग साइड इज ऑलवेज डबल दी अमाउंट, राइट? तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू सी 1000। कोई नॉमिनल है क्या इसमें से? नहीं। तो अगेन द एंट्री विल बी सस्पेंस टू सी, कितना? 1000। आया समझ में सबको ये? नेक्स्ट, यस, रुपीज 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। याद है कल आपने किसी क्वेरी पूछी थी मुझसे? ड्यू बाय क्यू मतलब क्यू से लेना है या हम क्यू को देने वाला है? तो ही इज अ डेटर, राइट? ही इज अ डेटर। तो हुआ ऐसा था कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे ए भी मेरा डेटर है, बी भी डेटर है, और क्यू भी एक डेटर था, लेकिन मैं क्यू का नाम लिखना भूल गया। ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, कहने से उसके जगह मैंने सस्पेंस लिख दिया होगा फिलहाल। अब सस्पेंस को बाहर करो, उसको बोलो क्यू को लेके आए आप, तो क्यू को लाना पड़ेगा, तो क्यू को डेबिट करेंगे और सस्पेंस को रिमूव करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? क्यू टू सस्पेंस। कितना अमाउंट है? 500। सिक्स पॉइंट, क्यू टू सस्पेंस कितना अमाउंट आएगा? 500। कोई नॉमिनल है क्या इसमें से? नहीं। एंट्री क्या होगी? क्यू टू सस्पेंस, अगेन द सेम 500। अगर हम उसको ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा। ठीक है, डन। पार्शियल ओमिशन बोल सकते हैं। डन। नेक्स्ट, जी पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब अपने कहने से कंप्लीट ओमिशन, आपने रिकॉर्डिंग किया। एक नॉर्मल आर को सेल करने की एंट्री बोलो, आर टू सेल्स। आइए करता, सेवेंथ एंट्री, आर टू सेल्स। अमाउंट कितना है बेटा सेल्स का? 400, 100 ना? 2000, 2000। जल्दी बताइए, कोई नॉमिनल है क्या इसके अंदर? सेल्स, तो रिप्लेस कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी? आर टू P&L एडजस्टमेंट 2000। क्लियर पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट, उसके बाद एच पॉइंट, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड। अगेन द कीवर्ड इज पोस्टेड, मतलब पक्का उस लेजर में ही गलती हुई सिर्फ। अमाउंट ऑफ 2395 परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। प्लीज बताइए परचेज आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट। आपने लिख दिया 2593, ये लिख के आ गया, सही है गलत है? गलत है। आपको एक्चुअल में कितना लिखना चाहिए था? सही क्या था? 2395। तो ज्यादा लिखा है या कम लिखा है? ज्यादा लिखा है। कम करके तो मुझे 2395 चाहिए, तो कितना ज्यादा लिखा उतना रिवर्स कर दो, 198 रिवर्स कर देंगे। तो परचेस को करेंगे क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू परचेस। सबको समझ में आता है कि टी बनाते आता है क्या सबको? भी एंट्री क्या रहेगी प्लीज बताइए? सस्पेंस टू परचेस 198। जिसको नहीं समझ में आता ना बेटा, ये टी बनाया करो, तो आपको टी को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यस, प्लीज रिपीट द एंट्री फॉर मी।
सस्पेंस टू परचेस 198। कोई नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पे? यस। तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198, बट यहाँ खत्म नहीं हुआ बेटा, एक और एंट्री बाकी है, एक और एंट्री बाकी है, एक नहीं एक्चुअली 3 एंट्री बाकी है। एक देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। याद है एक व्हीकल की बारी थी जो उसने लिया नहीं था ऊपर, ये वाली। इन शॉर्ट अब वो इससे कनेक्ट कर रहा है। मुझे बताइए, स्टार्टिंग में आपने उसको गाड़ी माना था या नहीं माना था? नहीं माना था, आपने तो कन्वेंस बता दिया था, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लिया होगा कि आप नहीं, आपने गाड़ी नहीं माना तो डेप्रिसिएशन कहाँ से आया होगा? क्या आप गाड़ी मान रहे हो? तो डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट का नाम क्या है? स्कूटर। कितना डेप्रिसिएशन होगा बेटा? 10%। तो 3000 का 10% कितना होता है? 300। एंट्री क्या रहेगी? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। डेप्रिसिएशन टू स्कूटर कितना अमाउंट है बेटा? 300। एंड केस में से कोई नॉमिनल अकाउंट है? डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, कितना अमाउंट? 300। अब इंस्टीट्यूट कभी कभार क्या करता है वो बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट कभी कभार ये एंट्री और फर्स्ट एंट्री को कंबाइन कर देगा। कंबाइन कैसे करें प्लीज ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री क्या थी आपकी? स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, और आपकी लास्ट एंट्री क्या निकाला आपने? पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर। तो कहने से ये रिवर्स एंट्री होगी। तो बोलता है सर 300 कम कर दो फिर। देखो स्कूटर को डेबिट कितने से करना है? 3000 से। क्रेडिट कितने से करना है? 300 से। तो बचा कितना? 2700। तो फिर 2700 से डेबिट करो। ठीक है। अच्छा, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट कितने से किया? 3000 से। डेबिट कितने से किया? 300 से। तो फिर आप क्रेडिट करो सिर्फ 2700 से। इन शॉर्ट ये वाली एंट्री वो 3000 की जगह 2700 की करता है। समझ में आया? अब आपके माइंड में आएगा सर हमने तो क्वेश्चन रेडी नहीं किया था, हमने तो पहली एंट्री कर लिया। कोई बात नहीं, आप लास्ट एंट्री एक डिप्रेशन अलग से बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, गलत नहीं करेगा। समझ में आया? बट ये नहीं बोलना कि सर हमारा सजेस्टेड से आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली आपने उसको दो अलग अलग एंट्री किया है, उन्होंने एक कंबाइन एंट्री करके दिया है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर हमारा सजेस्टेड आंसर मैच नहीं कर रहा है, उनका 300 उनका 2700 कैसे आया, तो उन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बट वी आर नॉट डन विद द क्वेश्चन येट। क्यों? क्योंकि और दो एंट्रीज बाकी है। क्या ये नेक्स्ट ईयर वाली एंट्रीज थी? मतलब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। और इस बार सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंस? क्योंकि उसने पीएल में राइट ऑफ कर दिया। तो हम क्या करेंगे? सस्पेंस का जो भी बैलेंस आएगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। क्या इन दोनों की जर्नलिटी करनी पड़ेगी? हाँ। बिना जर्नल के मार्क्स नहीं देगा आपको। मतलब अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो अभी तक आपके 6 मार्क ही हुए। दो एंट्री दो दो मार्क की है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके पीछे अकाउंट भी बनने वाला है। आइए अकाउंट बनाता है। ये पहले कौन सा अकाउंट बना है? चलिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता है। यस, लेट्स ट्राई फॉर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए पहली एंट्री पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट में आएगा बाय स्कूटर 3000, बाय स्कूटर 3000। सेकंड एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट है क्या? यस, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट में बाय सस्पेंस 10000, बाय सस्पेंस 10000। नेक्स्ट थर्ड एंट्री में है क्या? चेक करो। है। पीएल एडजस्टमेंट टू पी, तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट में टू पी 4000, टू पी 4000। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री बी टू ए नहीं है, सस्पेंस टू सी नहीं है, सस्पेंस सेवन एंट्री में है आर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट में बाय आर 2000। नेक्स्ट उसके बाद एट में है 198, तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट में बाय सस्पेंस 198, 198। इसके बाद नाइन एंट्री में भी पीएल एडजस्टमेंट डेबिट में टू स्कूटर 300,
Yes, please give me the balancing figure. 10898 क्या लिखोगे आप यहाँ पे? टू कैपिटल, गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल, ठीक है, P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये एंट्री कंपलसरी है बेटा, इसके बिना मार्क्स नहीं देंगे आप, ठीक है। ये दो अकाउंट बनाना जरूरी है, द आंसर इज दिस, वर्किंग नोट का पार्ट है ये बनाना ही पड़ेगा आप, ठीक है। तो एंट्री रहेगी P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल, 10th एंट्री, कितना अमाउंट है? 10,898। इसका रेफरेंस दोगे WN1। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग द बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल। सबको समझ में आ रहा है? नाउ इट्स टाइम फॉर सस्पेंस अकाउंट। चलिए स्टार्ट करें सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट, आइए पहली एंट्री में है क्या सस्पेंस? देखो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, यस। सस्पेंस के डेबिट में टू P&L एडजस्टमेंट 10,000, सस्पेंस के डेबिट में लिखेंगे टू P&L एडजस्टमेंट 10,000, चेक। सेकेंड एंट्री में है क्या? थर्ड में सस्पेंस नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है सस्पेंस टू सी, सस्पेंस के डेबिट में टू सी 1,000, उसके बाद क्यू टू सस्पेंस, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय क्यू 500, नेक्स्ट। एट एंट्री में सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस के डेबिट में टू P&L एडजस्टमेंट कितना है? 198, दैट्स इट, इतना ही है। 10698 बाय कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल टू सस्पेंस, बेटा सस्पेंस के क्रेडिट में है ना, तो सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पहली बार ये एंट्री किया हमने, द ओनली रीजन फॉर डूइंग दिस एंट्री इज उनका एक क्वेश्चन में सेंटेंस था, तो वो बोलेगा नहीं सस्पेंस अकाउंट बना के मुझे बैलेंस ट्रांसफर करो, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है क्या पॉइंट सबको ये? अब ये लास्ट के दो एंट्रीज आपके 4 मार्क के थे, आपको बाकी पूरा क्वेश्चन 6 मार्क का था, समझ में आया? इसलिए आपको 10 मार्क दिए जा रहा है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये वर्किंग नोट 2 था आपका, रेफरेंस देना जरूरी है, मतलब जितना हो सकता है रेफरेंस दिया करो। आपने ये आंसर कहाँ से निकाला है? वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, रेफरेंस दिया करो एग्जाम। सबको समझा ये पॉइंट? ठीक है, अब थोड़ी जीएसटी की बात हो जाए। जीएसटी मेरा पहला सवाल, फुल फॉर्म से बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सबको आता है, अब जल्दी बताइए, हु पेज द जीएसटी? कंज्यूमर बेस द जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स? इज जीएसटी अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये लैपटॉप लिया है, आपने ये बुक्स लिया, आपने ये पेन लिया, आप सबने, मैंने जीएसटी पे किया है, राइट। हाँ, हमने गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं किया, हमने वो दुकानदार को पे किया, वो दुकानदार हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जाके पे करेगा। इन शॉर्ट इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जल्दी बताइए, क्या आपने बुक्स खरीदे? यू परचेज द बुक्स, डिड यू पे जीएसटी? द आंसर इज यस। तो कैन आई से द रूल, व्हेनेवर वी परचेज वी पे जीएसटी? वो दुकानदार के पॉइंट में सोच, दुकानदार ने परचेज किया, दुकानदार ने सेल किया, सेल किया, क्या उसको जीएसटी मिल रहा है? उसको जीएसटी मिल रहा है, राइट। तो जब भी उसको सेल करेगा उसको जीएसटी मिलेगा, जब हम खरीदेंगे हम जीएसटी पे करेंगे, राइट। तो जब भी हम जीएसटी पे करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एंट्री पहले बता देता हूँ आपको, whenever we purchase
वी परचेज, वी पे जीएसटी। ठीक है, जब भी परचेज करते हैं, आर द गुड्स कमिंग इन, अगर वो इन आ रहे हैं तो वी से द वर्ड इज इनपुट जीएसटी। ठीक है, whenever we purchase we pay GST, so the name is input GST। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर परचेज पे इनपुट है तो परचेज रिटर्न पे क्या रहेगा? परचेज रिटर्न पे भी हम इनपुट ही वर्ड यूज करते हैं, विल नॉट यूज द वर्ड आउटपुट। परचेज के लिए इनपुट है तो उसके रिटर्न के लिए भी इनपुट ही यूज होगा, आउटपुट यूज नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, आपने जर्नल में तो किया ये, क्या ये जर्नल से लेजर में आएगा? लेजर से ट्रायल बैलेंस में भी आएगा? ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाएगा? पीएनएल। ओके, गलत है आंसर। और कोई? क्या? वो इसीलिए क्योंकि आपको कभी 11th में था नहीं, लेकिन अब सीखना पड़ेगा आपको। हाँ बेटा, सबसे पहले अब आप एक बात समझो, ये इनपुट जीएसटी होता क्या है, पहले बात समझो, ध्यान दो यहाँ। अब ऐसा था, मैं आपको पहले एक पूरा जीएसटी का फॉर्मेट सिखाता हूँ, एग्जैक्टली प्रोसीजर कैसे होता है, सो दैट आप ये समझोगे कि चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। वो क्यों का आंसर हम हमेशा आना चाहिए आपको। कोई भी पूछा ना ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न आना चाहिए आपका अकाउंट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना सर ने सिखाया तो हमने पढ़ लिया, क्यों का आंसर चाहिए। ठीक है, वो क्यों क्या है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले लेट्स से ये फैक्ट्री है और ये होलसेलर है। ठीक है, और फिर ये रिटेलर है। ध्यान से सुनना अभी। लेट्स से फैक्ट्री वाले के लिए कॉस्ट था 8,000। मैं राउंड फिगर्स लूंगा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू एनालाइज। ठीक है, 8,000 का कॉस्ट था। क्या वो 8,000 की चीज 8,000 में बेचेगा आके? नहीं, वो क्या करेगा, इसमें थोड़ा प्रॉफिट लगाएगा। लेट्स से प्रॉफिट लगाया उसने 2,000। कितना प्राइस हो गया उसका? 10,000। मतलब वो 10,000 में बेचने को रेडी था, बट वो 10,000 में बेचेगा नहीं क्योंकि जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो इस पे उसने क्या किया, जीएसटी लगा दिया 18%। कितना? 1,800। मतलब इसके लिए क्या हो गया, 11,800। सही है ये? अब मुझे बताइए, होलसेलर फैक्ट्री वाले को कितना पे करेगा ये माल खरीदने के लिए? 10,000 या 11,800? 11,800 बराबर है ये। ही विल ऑब्वियसली पे 11,800 टू परचेज दिस गुड्स, राइट? जबकि था वो 10,000 का ही, फिर भी उसने बेचारा ना 11,800 दिया। क्या होलसेलर के पॉकेट से 1,800 एक्स्ट्रा जा रहे हैं जीएसटी के नाम, राइट? फैक्ट्री वाले को ही मिला, तो व्हेनेवर ही सेल वी रिसीव टैक्स, राइट? जल्दी बताइए, ये 1,800 रुपए वो खुद के पॉकेट में डाल सकता है क्या? नहीं, कहने से जो 1,800 मिला है ये उसको पेएबल है। सेल करते टाइम हम इनपुट वर्ड यूज करते हैं या आउटपुट यूज करते हैं? आउटपुट। कहने से आउटपुट इज हमें वो जीएसटी है जो पे करना बाकी है। इन शॉर्ट इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी। तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, पे करेगा, राइट? कितना पे करेगा? 1,800। जल्दी बताइए, फैक्ट्री वाले के पॉकेट से जीएसटी कितना पे हुआ? जीरो। उसने पॉकेट से पे किया ही नहीं। मान लेते हैं मैं फैक्ट्री वाला हूँ, मैंने आप होलसेलर हो, आपसे 1,800 लिया और जाके गवर्नमेंट को पे कर दिया, बराबर है ये? मतलब कहने से आपसे जो 1,800 मैंने लिया था वो मेरे लिए इनकम नहीं था, इट वाज अ लायबिलिटी फॉर मी। आपसे ले रहा हूं, मुझे किसी और को लौटाना बाकी है, लौटाना बाकी है, इज अ लायबिलिटी, राइट? लायबिलिटी हैज व्हिच बैलेंस? क्रेडिट। इसीलिए हम सेल के साथ आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पे करना बाकी है ना। अगर फैक्ट्री वाले के पॉइंट में सोचो तो वो ये नहीं बोलेगा अरे मेरे को 11,800 मिल गया, मेरे मेरे हो गए 11,800। 11,800 नहीं थे आपके, आपके 10,000 ही थे। 1,800 किसी और को देना बाकी है, कहने से लौटाना बाकी इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी एज अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब आउटपुट जीएसटी आपके लाइबिलिटी में शो होगा। क्लियर पॉइंट सबसे, राइट? अब होलसेलर ने 1,800 पे तो कर दिया, पे कर दिया, राइट? अब मान लेते हैं 11,800 था, जस्ट फॉर द ईज मैं 3,200 प्रॉफिट ले रहा हूँ इसमें, ठीक है? उसने और प्रॉफिट ऐड किया 3,200 का, कितना हो गया?
15,000 और इस पे जीएसटी उसने लगाया 18%। प्लीज बताइए कितना आएगा? 2,700। वैल्यू कितनी होगी? 17,700। जल्दी बताइए, रिटेलर होलसेलर को कितना पे करेगा? कितना पे करेगा? 17,700। कायदे से 2,700 उसने जीएसटी पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो होलसेलर गवर्नमेंट के पास जाएगा और बोलेगा सर मैं मानता हूँ 2,700 मिले हैं मुझे, जो लौटाना बाकी है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। 1800 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बराबर? कहने से वो 1800 को बेनिफिट मिल रहा है उसको। क्यों? क्योंकि वो चीज उसने ऑलरेडी दे दिया है। अगर उसने ऑलरेडी दे दिया है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। हर वो चीज जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है उसको एसेट बोलते हैं या लाइबिलिटी बोलते हैं? एसेट। तो इनपुट जीएसटी इज एसेट फॉर यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो क्या बोलेगा सर 2700 में से 1800 मैं आपको दे चुका हूँ वाया वाया। खुद नहीं दिया था मैंने, लेकिन मैंने फैक्ट्री वाले को दिया था 1800 मेरे जेब से। राइट? 1800 मैंने उसको दिया, मैंने इससे 2700 लिया, मैं आपको बाकी की 900 दे देता हूँ। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 900। ये गवर्नमेंट को मिल गया। जल्दी बताइए अब तक गवर्नमेंट को कितने पैसे मिल चुके हैं? 2,700। कैसे कैसे? फैक्ट्री वाले ने कितना पे किया? 1800। और होलसेलर ने कितना पे किया? 900। गवर्नमेंट को कितना मिला? 2,700। किसके पॉकेट से निकला है अभी 2,700? अभी रिटेलर के पॉकेट से निकला है फिलहाल के लिए। होलसेलर ने अपने पॉकेट से कुछ नहीं पे किया, एक पैसा नहीं पे किया। हाँ, आप बोलोगे सर 1800 दिया था। हाँ, 1800 पहले दिया था, 2700 आपसे मिले, तो मेरे पास हो गया अभी 2700। मैंने गवर्नमेंट को बोला सर 1800 पहले दिया था, ये 900 ले लो, बात खत्म। मतलब अल्टीमेटली 2,700 मिले, 2,700 पे किया मैंने, मेरे पॉकेट से एक पैसा नहीं पे किया। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? राइट? अभी फिलहाल किसके पॉकेट से पैसा निकला है? रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है? तो क्या ये रिटेलर को आगे बेनिफिट मिलेगा? क्या बेनिफिट मिलेगा? तो क्योंकि बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए इनपुट क्या रहेगा? एसेट। कितना? 2,700। वो बोलेगा सर मैं 2,700 आपको एडवांस दे चुका हूं। प्रीपेड। प्रीपेड एसेट होता है ना? क्या मैं आपको 2,700 एडवांस में दे चुका हूं? यस। वापस नहीं मांगनी है 2,700। राइट? अब रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर लेट्स से 17,700 जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब ये इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 7,300 और ऐड कर देता हूँ। थोड़ा तो कमाएगा ना इससे? यस। कितना हो गया? 25। इस पे वो जीएसटी लगाएगा कस्टमर से। जल्दी बताइए कितना आ रहा है? 18, 4,500। कितना में पे करेगा वो? 29,500। राइट? क्या वो कस्टमर को इतना इतना पैसा चार्ज करेगा? राइट? मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं रिटेलर हूँ, आप कस्टमर। आप आएंगे मेरे पास, आपने ये लैपटॉप लिया, 25 का था, 4,500 जीएसटी लूंगा आपसे, 29,500 में आपको ये लैपटॉप दे दूंगा। 29,500 मिले मुझे। अब मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा सर 4,500 लिए मैंने कस्टमर से, पूरा दूंगा नहीं, 2,700 में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बाकी का 1800 मुझसे ले लो आप। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? रिटेलर जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बोलेगा सर 4,500 में लिए कस्टमर से, ट्रू, लेकिन पूरा दूंगा नहीं आपको, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको 2700, तो मैं 2700 आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, 1800 मैं आपको गवर्नमेंट को पे कर दूँ। ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। जल्दी बताइए अब गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा मिला? 4,500। और वो निकला किसके पॉकेट से? कस्टमर से। ना फैक्ट्री वाले ने पे किया, ना होलसेलर ने पे किया, ना रिटेलर ने पे किया। कस्टमर ही बेयर करता है जीएसटी। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अ मल्टी स्टेज मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली अलग अलग स्टेजेस से पे हुआ है, लेकिन डायरेक्टली कस्टमर ने पे नहीं किया। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज एक्चुअली पेड बाय द कस्टमर एट वेरियस लेवल्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, इनपुट जीएसटी आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? और आउटपुट जीएसटी इज अ लाइबिलिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब सुन लो अच्छे से। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में इनपुट जीएसटी रहा तो कौन से साइड पे रहेगा? जल्दी बताइए। डेबिट, क्योंकि वो एसेट है ना, इट हैज टू बी इट हैज टू बी इन द डेबिट साइड, राइट? तो आपको यहाँ पे रहेगा इनपुट जीएसटी। मान लेते हैं आपका इनपुट जीएसटी लेट्स से आपका 10,000 है, और आपका आउटपुट जीएसटी लेट्स से 12,000 है। तो आइडियली कहाँ लिखना चाहिए प्लीज बताइए? बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है, राइट? इनपुट जीएसटी यहाँ आना चाहिए, कितना? 10। और आउटपुट जीएसटी कितना आना चाहिए? 12। लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, जो सेट ज्यादा है उसके पास जाना पड़ता है। सेट ऑफ। अल्टीमेटली मुझे बताओ, आप गवर्नमेंट को 12,000 पूरे पे करोगे क्या? आप क्या बोलोगे सर 12,000 में से 10,000 मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, मैं आपको 2,000 दूंगा, फिर 12,000 क्यों दिखा रहे हो आप? तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ नहीं दिखाओगे,
उसको यहाँ से माइनस करोगे, लेस इनपुट जीएसटी 10,000 और आपका आउटर कॉलम कितना रहेगा 2,000. Are you getting this point? This is how to present the GST factor in final accounts. सबको समझ में आया? इनपुट इज जो मैंने आपको ऑलरेडी पे कर दिया है, उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा. आउटपुट जो मुझे पे करना बाकी है, राइट? क्योंकि मैंने आपसे लिया है तो ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे गवर्नमेंट को देना बाकी है, इज अ लायबिलिटी. लेकिन मैं पूरा नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ दे चुका हूँ. जो दे दिया है उतना माइनस करके बाकी का बैलेंस देना है. तो कहने से ओनली 2,000 इज पेएबल बाय मी. तो जितना लौटाना बाकी है उतनी मेरी लायबिलिटी है. फाइनल अकाउंट समझ में आया? अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा हो सकता है कि इनपुट जीएसटी ज़्यादा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा है तो फिर आउटपुट को यहाँ से माइनस कर देना. मतलब एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस है, आपका इनपुट जीएसटी का अमाउंट है 20,000 और आउटपुट जीएसटी का अमाउंट है मान लेते हैं 12,000. ठीक है? अब जल्दी बताइए, अगर आइडल इफेक्ट्स देखेंगे, आइडल इफेक्ट्स, तो बैलेंस शीट में आपने कहाँ शो करना चाहिए? इनपुट आपका 20,000 है और आउटपुट आपका 12,000 है, ऐसे शो करना चाहिए. अब प्लीज बताइए आपका ज्यादा क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट. तो आप बोलोगे सर 12,000 पे तो करूंगा नहीं, मैं एक पैसा पे नहीं करूंगा, उल्टा गवर्नमेंट को बोलूंगा 8,000 मेरी जमा है आपके पास. क्या गवर्नमेंट पैसा वापस देगा? नहीं. गवर्नमेंट बोलेगा जमा है ना, रहने दो जमा, अगली बार कभी तो पे करोगे ना, उसमें माइनस करके देना. पैसा वापस नहीं देती गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बोलती है पैसा वापस मांगना भी नहीं मुझसे, ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे. ठीक है? तो यहाँ से लेस आउटपुट करेंगे, कितना आउटपुट माइनस करेंगे? 12,000 और आउट कॉलम कितना जाएगा? 8,000. इन शॉर्ट जो भी सेट ज्यादा है उस सेट चले जाना. क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? फाइनल अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा बार आया नहीं है ये पॉइंट, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इनपुट आउटपुट हम एसेट और लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं. समझा सबको ये? जल्दी बताइए, इनपुट जीएसटी एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट. आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी. सबको समझ में आया? आता है वापस ऊपर? नहीं आता, लेकिन जर्नल एंट्री आती है. जर्नल आना चाहिए. चलो पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? वापस ऊपर आता, मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया आपको. यस, परचेज के टाइम पे वी पे जीएसटी, राइट? तो जीएसटी के लिए इनपुट वर्ड यूज करेंगे, आउटपुट वर्ड यूज करेंगे? इनपुट. तो अगर रिटर्न्स रहा तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए भी इनपुट ही यूज करेंगे, राइट? ओके. whenever we sell whenever we sell we receive tax. हमें मिलता है लेकिन मेरी इनकम नहीं है. ये वो पैसा जो मिला है मुझे गवर्नमेंट को देना बाकी है. समझ में आ रहा है? इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं. जल्दी बताइए, सेल पैसा आ रहा है, ये गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, जा रहे हैं, इसलिए हम वर्ड यूज क्या करेंगे? आउटपुट. एंड सेल रिटर्न में हम क्या यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न में भी हम आउटपुट ही यूज करेंगे. समझ में आ रहा है? उसके अलावा whenever goods move out from business except for sale, एक्सेप्ट फॉर सेल. सेल नहीं कर रहा हूं फिर भी बिजनेस से बाहर जाना है, क्या रीजन हो सकता है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, ड्राइंग्स, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल जिसको हम बोलते हैं. बांट सकते हैं ना ये? इसके अलावा क्या मैं एम्प्लॉयज को भी दे सकता हूँ? एम्प्लॉयज को दिया इन द नेम ऑफ सैलरी और बोनस, जो भी है. जैसे मान लेते हैं आपको सैलरी चाहिए थी, आपने बोला सर सैलरी नहीं, मुझे आपका मोबाइल का स्टोर है तो मुझे मोबाइल दे दो सैलरी के नाम पे, तो मैंने मोबाइल दे दिया. पॉसिबल? यस. इसके अलावा दिवाली पे बोनस देना था, पैसे की जगह मैंने एक एक मोबाइल बांट दिया सब. ठीक है? क्या ऐसा भी हो सकता है? यस. अगेन आर द गुड्स मूविंग आउट? यस. तो जब भी बिजनेस से गुड्स बाहर जाएंगे एक्सेप्ट फॉर सेल, सेल नहीं हो रहा है, और वी ऑलवेज यूज द वर्ड परचेज और ट्रेडिंग क्रेडिट. ठीक है? वी ऑलवेज यूज द वर्ड टू परचेज, मतलब क्रेडिट करेंगे टू परचेज, या फिर ट्रेडिंग क्रेडिट बोलते हो या फिर परचेज से माइनस करो. समझ में आ रहा है? जब गुड्स आए थे तो मैंने परचेज किया था, डेबिट वर्ड कम्स इन. जब गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो मैं परचेज से ही बाहर निकाल देता हूँ. समझ में आया? ऐसे मान के चलता हूँ मैंने कभी खरीदा नहीं था ये. क्या ये लॉजिक क्लियर है? लेकिन क्या इस पे जीएसटी फैक्टर आएगा? जीएसटी तो बिल्कुल आएगा. जब आए थे तो आपने इनपुट वर्ड यूज किया था ना, तो जब जा रहे हैं तो वर्ड क्या यूज करेंगे? इनपुट ही यूज करेंगे. जब परचेज है वी ऑलवेज यूज द वर्ड इनपुट नॉट आउटपुट. सेल नहीं है ये. समझ में आ रहा है? तो हम क्रेडिट किसको करेंगे?
इनपुट को ही करेंगे। तो यहाँ पे टू इनपुट जीएसटी, और ये बात याद है कि आपको 11th स्टैंडर्ड से जीएसटी में 2 पार्ट्स कर देते हैं हम, आधा-आधा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये हमेशा करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। फिर डेबिट किसको करेंगे बेटा? ये डेबिट के लिए सब तो पढ़े हैं ना, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, बोनस अकाउंट डेबिट। जिसको डेबिट करना है वो डेबिट करो। अल्टीमेटली क्रेडिट परचेस को ही होगा, परचेस या फिर ट्रेडिंग। लेकिन जीएसटी फैक्टर समझ में आया क्या? वी ऑलवेज यूज द वर्ड इनपुट। दूसरा सवाल, ये पेन मुझे फ्री में बांटना था, इसका कॉस्ट है 80 रुपीज, लेकिन सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है। ये एंट्री कितने पे होगी? 80 पे या 100 पे? 80, दैट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों देंगे, कॉस्ट भी देंगे, सेलिंग प्राइस भी देंगे। और बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर एंट्री किस पे करें, 500 पे या 600 पे, 80 पे या 100 पे? ऑलवेज एट कॉस्ट, कॉस्ट पे एंट्री करनी पड़ती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑलवेज एट कॉस्ट। सबको समझ में आया? नहीं बेटा, हुआ नहीं है, बहुत सारे एंट्रीज बाकी है। डन? ओके। व्हाट इज टीडी एंड सीडी? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, राइट? ट्रेड डिस्काउंट टू बी शोन या नॉट टू बी शोन? याद है ना, 11 में पढ़ा था ऐसा, नॉट टू बी शोन। इसको हम कभी बुक्स में शो नहीं करता। और सीडी टू बी शोन, टीडी टू बी शोन। टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट, शो करना पड़ता है। सीडी, टीडी इज शो नहीं करना है, सीडी कैश डिस्काउंट टू बी शोन। ट्रेड डिस्काउंट पूरे मटेरियल में मिलता है, कैश डिस्काउंट जितना पेमेंट करोगे उतना ही। ठीक है? ओके, जल्दी बताइए, क्या एक ही क्वेश्चन में टीडी और सीडी दोनों आ सकते हैं? क्या इसके अंदर जीएसटी भी आ सकता है? अब बताओ, पहले टीडी या पहले जीएसटी? पहले जीएसटी या पहले टीडी, पहले सीडी, क्या करेंगे? गलत। बराबर है क्या ये? टीडी जीएसटी। और कोई बोलेगा सर हमको तो मालूम ही नहीं, अब जो बोलोगे लिख लेंगे हम। सबसे पहले जो भी अमाउंट आता है उसमें से पहले टीडी माइनस होता है, उसके बाद उसमें जीएसटी ऐड होता है, और फिर जो भी अमाउंट वो देना चाहता है उसमें सीडी माइनस होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट? मतलब आप सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, ठीक है? अगर जीएसटी रहा तो ऐड करो, और फिर पूरे अमाउंट पे सीडी माइनस नहीं होगा। अगर वो बोलेगा सर मैं 40% देना चाहूंगा, मैं बोलूंगा सीडी भी 40% पे ले। फिर सीडी का मतलब ये होता है कैश डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। इज द पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताइए, इनपुट जीएसटी एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सेट ऑफ करेंगे, मतलब जो ज्यादा रहा उस साइड पे लिखेंगे, दूसरे को ऑपोजिट में माइनस करेंगे। क्या ये लॉजिक क्लियर है? ये प्रेजेंटेशन बोलता है। सबको समझ में आया? टीडी सीडी कौन सा शो करता है? सीडी शो करते हैं, टीडी शो नहीं करता। पहले टीडी है पहले सीडी? पहले टीडी फिर जीएसटी फिर सीडी। अब अगर जबरदस्ती जीएसटी नहीं रहा तो जबरदस्ती जीएसटी लेके नहीं आना बीच में कि सर ने बताया था जीएसटी। अगर जीएसटी क्वेश्चन में रहा तो की बात करो, ठीक है? अगर नहीं रहा तो उसको नहीं करेंगे। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? टीडी पूरे पे मिलता है, सीडी सिर्फ जितना अमाउंट पे करेंगे उतने पे मिलता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है? ओके। 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, मुझे फर्स्ट एंट्री चाहिए, फर्स्ट एंट्री। 11th में यही करते थे पहले।
ठीक है, चेक करो मैं। सबसे पहले 180 का अमाउंट है, 10% टीडी है। टीडी टू बी शोन या नॉट टू बी शोन? नॉट टू बी शोन। पहला अमाउंट है 1,80,000। इसमें से पहले टीडी माइनस होगा 10%। कितना आ रहा है? 18 माइनस करेंगे, बताइए अमाउंट कितना हुआ? 1,62,000। अब पहले तो समझ लीजिए, अगर कोई पूछेगा सर 1,80,000 का माल बेचा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा मैंने माल बेचा 162 का। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? टीडी इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। पहला पॉइंट यही रहता है, टीडी इज नॉट टू बी शोन। मतलब कोई पूछेगा सर कितने का माल बिका, 162 का बिका है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इस पे जीएसटी ऐड करेंगे। जीएसटी कितना बोला बेटा उसने, प्लीज बताइए। 6% ईच बोला है, ईच मतलब 12% है वो। 12% किसके ऊपर? 162 पे। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे 6% ईच बोला है, राइट? अगर ईच बोला है यहाँ पे, दैट मीन्स 12% हो गया। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? 19,440। बताइए कितना आ रहा है? 1,81,440, राइट? उसमें से उसने बोला सर मैं आधा पेमेंट देने को रेडी हूँ आपको अभी, आधा। तो मैं डिस्काउंट में आधा भी दूंगा। समझ में आ रहा है ये? जल्दी बताइए, हाफ कितना होता है? 50%। कितना? 90,720 एंड 90,720 इज द बैलेंस अमाउंट। क्या ये बैलेंस बाकी है? ये बैलेंस ही रहेगा, ठीक है? जितना पेमेंट अभी दे रहा है, क्या उस पर डिस्काउंट देंगे अपन? उस पर डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। प्लीज बताइए कैश डिस्काउंट कितना अमाउंट दिया? दिया है क्या? नहीं दिया है, सीडी दिया ही नहीं उसने। बच गया आप। मैं रहता तो मैं सीडी भी देता। बट वो क्या बोल रहा है, इसका 2/3 उसने चेक से दिया और 1/3 कैश में दिया। कर सकते हो 2/3। 90,000, 9720 इंटू 2/3, 60,480 एंड 30,240। क्या ये वर्किंग समझ में आया क्या? एग्जाम में शो करना पड़ता है ये वर्क, ठीक है? सबसे पहले अमाउंट आया 180 का, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, बचा कितना? 162। उसके बाद जीएसटी ऐड करेंगे, जीएसटी आया 181,440 टोटल अमाउंट, राइट? उसमें से आधा अमाउंट देना है, आधा अमाउंट नहीं देना। जो आधा देना है उसमें भी वो पूरा कैश में नहीं दे रहा है, 2/3 बैंक से दे रहा है, चेक से दे रहा है, और 1/3 जो है कैश में। इज द पॉइंट क्लियर? राइट। अब एनालाइज करते हैं, सारी एंट्रीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मटेरियल आ रहा है या मटेरियल जा रहा है? जा रहा है। वो सेल है, पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन। व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है? 30,240। जब चेक आता है तो वर्ड क्या यूज करते हैं? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 60,480। क्या अभी भी वो पर्सन से पैसा लेने बाकी है? अगर बैलेंस बाकी है तो इजी माई डेटर, डेबिट द डेटर। हु इज द डेटर ओवर हियर? महेश। हु इज द डेटर? महेश। तो जितने महेश से पैसे लेने बाकी हैं उसको डेबिट करेंगे। कितने पैसे लेने बाकी हैं बेटा उससे? 90,720 टू सेल्स। क्योंकि हमने माल बेचा है, मेरी इनकम है। जल्दी बताइए सेल में आप कितना अमाउंट लिखोगे? 180 या 162 या 181? 162। बाकी का अमाउंट जीएसटी बेटा, जीएसटी शो करना पड़ेगा। तो सेल का अमाउंट कितना है? 1,62,000। तो वो बाकी का क्या था? बाकी का जीएसटी था। सेल के टाइम पे इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना कितना अमाउंट था बेटा? 19,440 को आधा आधा करो। 9,720 एंड 9,720 इज द फाइनल आंसर। पॉइंट समझ में आया सबको ये? दिस इज द एंट्री। मतलब पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी, फिर जितना अमाउंट आएगा उतना। नहीं बेटा, और एंट्रीज करने वाले। मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लूंगा।
चलो ये हो गया सबका। नहीं, आप अलग अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अलग अलग में कितना अलग अलग वो बताओ पहले। जीएसटी को तो अलग नहीं किया ना। हाँ, मतलब आपने एंट्री किया होगा महेश टू सेल्स, मतलब ये कैश बैंक हटा दो। आपने एंट्री किया होगा महेश अकाउंट डेबिट 181,440 टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, राइट। और उसके बाद फिर आपने रिसीट की एंट्री किया होगा कैश बैंक टू महेश। दैट इज कम्प्लीटली ओके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। तेरे पॉइंट सबको ये समझ में आया सबको ये? ओके, ये हो गया एक एंट्री। पॉइंट नंबर 3, employees have been given inventory having selling price of 1 lakh, cost price 75 on the eve of Deepavali as a gift. Gift बांटा मैंने। CGST SGST applicable is 6% each। तो 75 या 1 लाख, पहले तो वहां से बात स्टार्ट होगी। 75 हम फ्री में दे रहे हैं उनको, राइट। दिवाली पे जब फ्री में देता है तो उसको वर्ड क्या यूज करते हैं? बोनस। वी यूज द वर्ड बोनस, ठीक है। यू कैन यूज द वर्ड गिफ्ट, यू कैन यूज द वर्ड बोनस टू एम्प्लॉइज, और एल्स सिंपली यू कैन यूज द वर्ड बोनस। क्लियर है? खर्चा हो रहा है ना आपका डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, टू किसको करेंगे? परचेस। अभी बताया मैंने, जब भी बिजनेस गुड्स बाहर जाएंगे वी यूज द वर्ड परचेस, इनपुट या आउटपुट। इनपुट परचेस करने पे वी ऑलवेज यूज द वर्ड इनपुट। माल बेच नहीं रहा हूं मैं फ्री में बांट रहा हूँ। समझ में आ रहा है? विल यूज द वर्ड इनपुट। तो इनपुट कितना परसेंट है? 6% ईच है, तो 6,000 75। तो यहाँ पे 7,500, राइट। 6% ईच, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? बोनस टू एम्प्लॉइज, या फिर आप सिर्फ बोनस लिख सकते हो। गिफ्ट लिखना है तो गिफ्ट भी लिख सकते हो। टू परचेज, अमाउंट कितना परचेज का? 75,000। और इस पे इनपुट या आउटपुट? इनपुट। इनपुट CGST, इनपुट SGST। 4,500 एंड 4,500, राइट। कितना अमाउंट आ रहा है? 84,000। समझ में आया सबको ये? 84,000। परचेज मशीनरी, वो डिसाइड मैं करूंगा ना बेटा। 56,000 इंक्लूडिंग 12% GST। जर्नल, ठीक है। अमाउंट्स बताओ ना। गलत, गलत है। वही बेटा, ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं एंट्री लिखूं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? मशीनरी आ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। whenever we purchase we pay tax, we use the word input, right। तो आपकी नॉर्मल एंट्री रहेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले तो आप एंट्री फ्रेम कर पा रहे हो कि अमाउंट बात की बात हो गई। एंट्री फ्रेम कर पा रहे हो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मशीनरी आ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। क्या ये बेसिक एंट्री समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल है अमाउंट कितना। द वर्ड यूज्ड इज इंक्लूडिंग, वर्ड यूज्ड इज इंक्लूडिंग। जीएसटी मिला के इतना अमाउंट आया। मतलब अगर आपका अगर आपका परचेज अमाउंट 100 रुपए था, तो इसमें आपने जीएसटी 12 रुपए मिलाया होगा, राइट। मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी आपका अमाउंट कितना हो गया? 112। 100 रुपए अगर परचेज रहता तो आप 100 नहीं पे करते, आप उसको 112 देते। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी 56,000 है तो 100 कितना? इट गोज समथिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस।
क्या मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दे पाओगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सबको? कैसे करेंगे? 56,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112 कितना आ रहा है ये? 50,000। नाउ ये मैंने अभी लिया, ये बहुत बार आने वाला है, ये बहुत बेसिक चीज है जो वो कैलकुलेशन करने बोलेंगे आपको, ये वन ऑफ द बेसिक चीज है। फाउंडेशन में कम, लेकिन इंटर और फाइनल में तो बहुत बार आता है ये पॉइंट, इंक्लूडिंग वाला पॉइंट। ठीक है, आपको समझना पड़ता है कि ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, मतलब इसमें ऐड किया। डायरेक्ट माइनस नहीं करता ना बेटा। सी, जब आप अभी आप कैलकुलेट पे करो, जब आप 100 पे 10% ऐड करते हो कितना आता है? 110। अब अपने कैलकुलेटर पे 110 लो, अब माइनस 10% करोगे तो 99 आएगा। क्यों? क्योंकि 10% वो 110 पे लेता है, 100 पे नहीं, इसलिए। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली मेक इट कि सर 100 में ऐड करेंगे, जैसे आप नॉर्मल करते हो, 100 में अगर 18% ऐड करोगे तो 118 आएगा, लेकिन 118 से 18% माइनस करोगे ना तो 118 100 नहीं आएगा वापस। क्यों? क्योंकि 18% में 118 पे कैलकुलेट करा है, 100 पे नहीं। तो आपके लिए ये बेस लेना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द बेसिक बेस। आपको याद है हमने कुछ दिन पहले ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स कंसेप्ट पढ़ा था, यही बेसिक कंसेप्ट था उसका। बेसिक कंसेप्ट यही रहता है, जब ऑन कॉस्ट अलग आता है तो ऑन सेल्स अलग आता है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ना, उसको प्लस माइनस करना पड़ता है, तो वही चीज करनी पड़ेगी। सबको समझ में आया? मतलब मशीनरी 50,000 की थी, मशीनरी कितने की थी? 50 की। अब जल्दी बताइए, 50,000 पे आपका जीएसटी का 12% कितना है? 6,000। आधा आधा करेंगे कितना आएगा? 3,000 और 3,000, तो आपका टोटल कितना हो गया? 56,000। दैट मीन्स आपने टोटल उसको 56,000 पे किया जीएसटी मिला के। इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू 56 नहीं थी, मशीनरी की वैल्यू 50,000। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया ये? जल्दी से कॉपी करेंगे। वो इंक्लूडिंग वर्ड हाईलाइटेड है, इंक्लूडिंग को हाईलाइट करके रखो। इंक्लूडिंग बेटा आपका हमेशा बेसिक अमाउंट 100 रहता है, आप उस 100 पे जीएसटी पे करते हो। कितना जीएसटी पे किया उसने? 12%। दैट मीन्स अगर आपको मान लेते हैं ये 100 रुपए का पेन है, आप 100 में नहीं खरीदोगे, आपको 12 रुपए जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द अमाउंट यू पेड इन टोटल? 112। कैन आई से 112 वाज द इंक्लूडिंग जीएसटी? तो बस वही बोला मैंने, इंक्लूडिंग जीएसटी 112 है। अब उसने जो प्राइस दिया 56,000, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया या इंक्लूडिंग जीएसटी दिया? इंक्लूडिंग, तो मैंने इंक्लूडिंग के सामने लिख दिया। अगर ये इंक्लूडिंग है तो एक्सक्लूडिंग कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया? 56,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112। अरे समझ में गया? एंड विद दिस वी गॉट 50,000, और 50,000 पे फिर हमने जीएसटी का अमाउंट लिया 6%। सबको समझ में आया ये? इंक्लूडिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, एंट्री सबको आती है, अमाउंट में सब गड़बड़ करना है, और वो 56,000 पे ही 12% निकालना है, जो गलत हो जाता है। समझा सबको ये? इसका इसका एक और अमाउंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। परचेज मशीनरी रुपीज 63,000 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी। यस, कैलकुलेट द अमाउंट। इंक्लूडिंग 5% जीएसटी। सिक्सटी। तो आपका ओरिजिनल परचेस 100 रुपीज रहता है, इस पे आप जीएसटी कितना पे करोगे? 5 रुपीज। मतलब आप इंक्लूडिंग जीएसटी कितना पे करोगे उसको? 105 रुपए। अब इंक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट 63,000 दिया है, अगर ये 63 है तो 100 कितना आ रहा है? 60,000 सबका। कैसे निकाला 60? प्लीज बताइए कैलकुलेशन। 63 इंटू 100 डिवाइड बाय 105। आ रहा है सबका आंसर? ये सबका आंसर आया। इस बार मैंने 5 क्यों ऐड किया? क्योंकि इट वाज जीएसटी 5%। तो 100 प्लस 5 इज विल गिव मी 105। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? पक्का? लास्ट एंट्री मतलब इसके बाद लास्ट एंट्री, ये हुआ सबका। पॉइंट नंबर 2, मैं एक्चुअल में ये अमाउंट फाइनल अकाउंट से सिखाता हूँ, लेकिन अभी रिसेंट में इंस्टीट्यूट ने ये रेक्टिफिकेशन में डालना शुरू किया, या बेसिक जर्नल में डालना शुरू किया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे वो सिखा रहा हूँ।
अलग मतलब सेकंड पॉइंट है, मैंने ऐसे रैंडम पॉइंट्स लिए हैं। क्या? नहीं नहीं, सेकंड पॉइंट ये वाली एंट्री है, ये एंट्री चाहिए। दत्त के बुक्स में एंट्रीज है, तो ये मिस्टर दत्त हम है यहाँ हो। मैं बता दूं, ट्राई तो करो एटलीस्ट, क्या चीज़ है एक बार ट्राई तो करो। नहीं ट्राई भी नहीं करोगे? एंट्री बोलो बेटा, दत्त तो खुद हम है, अपने बुक्स में अपना नाम थोड़ी लिखते हैं। ओके, मैं आपको अभी स्टोरी समझाता हूँ पूरा, प्लीज ध्यान देंगे सब। सो हम यहाँ पे मिस्टर दत्त हमारा नाम है यहाँ पे, वी आर मिस्टर दत्त वही है, मतलब ये मेरा बिजनेस है, राइट। एक मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, ही इज माई डेटर। डेटर मतलब कौन? जिससे पैसा आना बाकी है। तो ये पैसे देने आया मुझे, कितने बाकी थे? 3,000, राइट। और एक मिस्टर सी नाम का एक बंदा है, ये मेरा क्रेडिटर है, मुझे इसको पैसे देने थे। तो एक काम करो, ऐसा मान लो कि मिस्टर एक्स से पैसे आए। प्लीज बताइए एक रिसिप्ट की एंट्री क्या होती है? कैश टू मिस्टर एक्स बराबर है क्या ये? 3,000, सही है ये एंट्री हो गई। उसके बाद मुझे इसको पे करना था, इसको पेमेंट की एंट्री बताओगे क्या? मिस्टर सी टू कैश। मतलब आइडियली हुआ ऐसे कि मैं एक्स से पैसे लूंगा और वो सी को दे के आऊंगा, राइट। फिर मैंने एक्स को पूछा कहाँ जा रहा है बे तू? बोलता मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करना, रास्ते में सी का वो शॉप आएगा, उसको जाते रहे देते हुए जा। मतलब पैसे कभी मेरे पास आए नहीं, मैं सिर्फ एक सेट ऑफ करके उड़ा दूंगा। इन शॉर्ट, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लूं, इन दोनों को मर्ज कर लूं, कहने से कैश कैश कैंसिल। मिस्टर सी टू मिस्टर एक्स, कितना अमाउंट? 3,000। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आइडियली आइडियली मैं इसको बोलता हूँ सेट ऑफ। जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सेट ऑफ एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, एक ही इंसान से जब पैसे लेने रहते हैं और देने भी रहता है, तो उसको हम आइडियली सेट ऑफ बोलते हैं। और एक नॉर्मल सेट ऑफ सिर्फ इसका नहीं होता है, डेटर क्रेडिटर का नहीं होता है, और बहुत सारे सेट ऑफ हो सकते हैं, राइट। कैसे होते हैं मैं आगे सिखाऊंगा। एक नॉर्मल एंट्री होती है लाइबिलिटी टू एसेट। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? लाइबिलिटी टू एसेट। यहाँ पे लाइबिलिटी कहने से मेरे लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर था और एसेट का नाम डेटर था। आइडियली मिस्टर सी वॉज अ लाइबिलिटी। क्या इसके बाद मुझे वो क्रेडिट को पेमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो कहने से मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी एज वेज बैलेंस, क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, वही किया। इसके बाद एक्स से पैसे वापस आएंगे क्या मेरे पास? नहीं। अब अर्ली ये नहीं बोल सकता ना, तूने मेरे को पैसे दिए नहीं थे, मैं तो तेरे को बोला था सी को दे, अब तू मेरे को वापस ला के दे, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं इसको। मैंने उससे पैसे आ गए, राइट। तो कहने से इज नो मोर अ डेटर नाउ। अगर डेटर नहीं है तो क्या डेटर को भी कम करना पड़ेगा? प्लीज बताइए, डेटर हैज विच बैलेंस? डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट, तो मैंने वही किया। एक नॉर्मल एंट्री सेट ऑफ की होती है लाइबिलिटी टू एसेट। इज द पॉइंट क्लियर? तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई ना, मुझे अब उसको पैसा देना पड़ेगा, ना ही मुझे पैसा मिलने वाला है, तो मेरा एसेट भी कम हो रहा है। तो जब लाइबिलिटी और एसेट दोनों कम हो जाता है तो आप एक सेट ऑफ की एंट्री पास करते हो, और कोई भी सेट ऑफ की एंट्री होती है लाइबिलिटी टू एसेट। इज द पॉइंट क्लियर? पक्का समझ में आया? ठीक है, फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं।